नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। 2024 के आम चुनाव के लिहाज से देश की राजनीति का पारा चढ़ता जा रहा है। हर दल अपने हिसाब से गोटी भिड़ाने में लगा हुआ है। कहां फ़ायदा होगा, कहां सीटें लड़ने के लिए मिल जाएंगी, कहां किसके साथ लड़ने से सीटें आ जाएंगी और फिर बाद में सत्ता में हिस्सेदारी मेरी कितनी हो पाएगी, कैसी हो पाएगी, ये सारा हिसाब किताब भी आज की तारीख में चलने लगा है। रैलियां हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बैठकें हैं, बहुत तरह के नारे हैं और एक दूसरे का विरोध है और इसी के बीच में कौन कहां किधर जा सकता है, इसका समीकरण भी तैयार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में एक नेता हैं जिनके बारे में तयशुदा तौर पर कभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो कहां जा सकते हैं, उनका अगला फैसला क्या होगा। वो राजनीति का मिजाज भांपते रहते हैं, मौसम को पढ़ते रहते हैं और जब कभी भी उनको लगता है कि वक्त सही आ गया है और सही प्यादा बैठ रहा है तो वो अपना फैसला करते हैं। सियासत में आप मानिए कि वो शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता। राजभर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इंडिया न्यूज़ पर। मेरा पहला सवाल ये है कि आपको लेकर के अटकलों का बाजार सियासत में बहुत गर्म है कि राजभर जी बीजेपी एनडीए के साथ जाएंगे, नहीं जाएंगे, वो अखिलेश यादव के साथ जाएंगे या मायावती के साथ उनका कुछ समीकरण बनेगा। ओम प्रकाश राजभर आज की तारीख में कहाँ हैं? देखिए, आज की तारीख में तो हम आपके चैनल पे हैं जी और हम बराबर जनता के बीच में जो आज़ादी के 75 साल में वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित हैं, हम उनके बीच में बार बार उनको याद दिलाते रहते हैं कि आप जातिवार जनगणना के लिए लड़ाई लड़ो, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए लड़ो, 300 यूनिट बिजली फ्री के लिए लड़ो। जब 2 स्टेटों में भारत के ये 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है तो फिर और स्टेटों में क्यों नहीं। हम उनको समझाते हैं कि दुनिया के तमाम देशों में जब इलाज फ्री है तो फिर भारत में गरीबों का इलाज फ्री क्यों ना हो। आधी आबादी महिलाओं की है तो लोकसभा विधानसभा में इनकी सीटें आरक्षित आधी सीटें क्यों नहीं हो रही हैं। नौकरियों में आधी सीटें इनकी आरक्षित क्यों नहीं हो रही हैं। शिक्षण संस्थाओं में भी इनकी सीटें आरक्षित कर दिया जाए, आधी सीटें। ये बातों को लेकर के हम उनके बीच में बराबर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं और संगठन अपना मजबूत कर रहे हैं, चाहे ग्रास रूट से लेकर के हम लोग बूथ कमेटी, सेक्टर, ब्लॉक, विधानसभा, जिले के संगठन को मजबूत करते रहते हैं। और आने वाले समय में जब चुनाव नज़दीक होगा तो आप जैसा कि जानते हैं कि गठबंधन तब होता है जब 3 महीना, 4 महीना, 2 महीना चुनाव रह जाता है। ये देश आज गठबंधन के दौर में जूझ रहा है। 29 दलों की सरकार दिल्ली में है, 3 दलों की यूपी है। तो आज के तारीख में बिना गठबंधन किए कोई भी पार्टी सोचे कि हम सत्ता में चली जाएं तो संभव नहीं है, या सत्ता में हिस्सेदारी पा जाएं तो संभव नहीं है। ये गठबंधन की जो मजबूरी है वो कई लोगों के लिए गुंजाइश पैदा करती है और आप चूंकि मानते हैं कि बिना गठबंधन के सरकार चल नहीं सकती है तो आपकी हिस्सेदारी, भागीदारी उसमें होनी चाहिए और होगी, लेकिन कहाँ होगी, किधर होगी? देखिए, अभी तक तो हम कहीं है नहीं। अभी एक विपक्षी एकता की बात शुरू हुई है, जैसा कि पटना में 15 दलों के लोग बैठे हैं, तो 15 दलों के लोग बैठे हैं तो एक हलचल तो शुरू हुई है। अब उस मोर्चे में यदि मायावती जी शामिल हो जाएं, जयंत जी हो जाएं, तो हमको अंदाजा है कि वो मोर्चा एक बड़ा ताकतवर मोर्चा हो जाएगा और बड़ा रूप लेगा, देश में एक बदलाव की लहर पैदा करेगा जिस दिन मायावती जी उस मोर्चे में शामिल हो जाएंगी। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो आप कुछ कह रहे हैं इससे अंदाज़ा निकल रहा है कि आप एनडीए के यानी कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो सरकार चल रही है उसके खिलाफ एक मोर्चा जो बन रहा है उसके हामी हैं, आप उसके पैरोकार हैं, आप चाहते हैं कि मायावती जी भी उसमें शामिल हो जाए। मैंने मान लिया कि हो जाएंगी। अगर मायावती जी उस मोर्चे में शामिल हो जाती हैं तो ओम प्रकाश राजभर उधर चले जाएंगे? 100% चले जाएंगे। जिस दिन मायावती जी उस मोर्चे में होंगी या मोर्चे के तरफ से जिस दिन बुलावा आएगा उस दिन मैं मोर्चे में शामिल हो जाऊंगा। तो मायावती जी में ऐसा क्या है कि आप अभी तक जो आपकी राजनीति रही वो या तो अखिलेश यादव के साथ रही
या बीजेपी के साथ रही, अब आपको मायावती जी ठीक लग रही हैं। वो क्यों ठीक लग रही हैं? नहीं, देखिए, मायावती जी का जो यहाँ उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन रहा है और बहुजन समाज पार्टी का 13 स्टेटों में उनका जनाधार है और उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। यूपी में आज के तारीख में करोड़ों वोट मायावती जी के पास है। बेशक उनके पास एमएलए नहीं है, लेकिन आज के तारीख में यूपी की सियासत में जो 80 लोकसभा सीटें हैं, जो दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है यूपी, उसमें मायावती जी, सोनिया जी, नीतीश जी, अखिलेश जी, जयंत जी और राजभर शामिल हो जाएं तो हमको अंदाज है कि यूपी की राजनीति में अतिशयोक्ति बदलाव आएगा और जो सपना विपक्ष देख रहा है, विपक्ष सरकार बनाने की स्थिति में पैदा हो जाएगा। राजभर जी कहते हैं कि आपको समझना बड़ा मुश्किल है, और मैं जब से बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ यही अपना दिमाग लगा रहा हूँ कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं उससे मैं आपको कितना समझ पाया हूँ और कितना आपके बारे में मैं सही सही आकलन लगा सकता हूँ। आपने अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ा, जब चुनाव में बुरी तरीके से हार हुई तो आप बाहर निकल के अखिलेश यादव के खिलाफ लगातार बोलते रहे। आप योगी सरकार में आए और योगी सरकार से जब निकले तो बीजेपी के खिलाफ आप लगातार बोलते रहे। आप हाल ही में बनारस में जब योगी जी की रैली थी तो आपकी उनके साथ मुलाकात हुई। आप मुझे ये बताइए कि ओम प्रकाश राजभर नैतिक तौर पे और उसूलन किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? वो योगी से मिलते हैं, वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन की बात भी करते हैं। आपकी योगी जी से क्या बात हुई? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि देश और प्रदेश गठबंधन से जूझ रहा है और जहां तक सवाल आपने किया कि अखिलेश जी के साथ, मुझे नहीं समझ में आता है कि जब अखिलेश जी और मायावती जी से गठबंधन करते हैं, अखिलेश जी गठबंधन तोड़ देते हैं या मायावती जी तोड़ देती हैं। कांग्रेस से सपा का गठबंधन होता है तो कांग्रेस तोड़ती है, सपा तोड़ती है, कौन तोड़ता है, दो तो अंदर की बातें हैं। फिर वो राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन सपा करती है, फिर गठबंधन टूटता है, तो कोई बात नहीं होती है। लेकिन जब ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ जाते हैं, जब सामाजिक न्याय समिति की बात रिपोर्ट लागू नहीं होती है तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे देता हूँ। ये शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है। एक बार मैंने पढ़ा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था वंचित शोषितों के हक अधिकार की बात को लेकर के। तो जब वो लोग करते हैं तो उन पे चर्चा नहीं होती है, लेकिन जब ओम प्रकाश राजभर समाज के हित के लिए, मैं तो यही चाहता हूं, आज मुझे खुशी है कि मैं जिस मुद्दे को लेकर के 20 साल से चिल्ला रहा था, जब इस सत्ता में समाजवादी पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और आज भाजपा सत्ता में है, अब ये सत्ता से बाहर होते हैं तब इनको जातिवार जनगणना याद आ जाती है। जब ये सत्ता से बाहर होते हैं तो शिक्षा याद आती है। जब ये सत्ता से बाहर होते हैं तो सामाजिक न्याय की दुहाई देने लगते हैं, तब फिर सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू करने की बात करते हैं। ये सत्ता में रहते हैं तो ना महिलाओं को अधिकार की बात याद आती है, ना वंचित शोषित पिछड़े दलित की बात याद आती है। ये सत्ता से बाहर आते हैं तो लोगों को याद आती है। हम इसी बात को लेकर के जब मैं सपा से समझौता किया तो मैंने उनसे भी यही कहा कि जातिवार जनगणना, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, गरीबों का इलाज फ्री में, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात, महिलाओं की आधी आबादी तो नौकरियों में, प्रदेश की जो नौकरियां हैं उसमें आधी सीटें महिलाओं को आरक्षित कराने को लेकर के मैं उनके साथ गया। मैं बीजेपी के भी साथ गया था तो मेरा पहला लक्ष्य था कि जो पिछड़ों को 27% रिजर्वेशन लागू है, उस रिजर्वेशन में जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 2001 में माननीय राजनाथ सिंह जी ने तैयार कराई थी, उस रिपोर्ट को लागू कराने के लिए हम गए थे। और जब वहाँ गए तो फिर ये हुआ कि रिपोर्ट पुरानी है। फिर राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में एक सामाजिक न्याय कमेटी बन गई, उसकी भी रिपोर्ट आ गई, 7, 9, 11 बांट भी दिया उन्होंने। फिर उसको लागू करने की बात आई तो मुकर गए तो मैं छोड़ दिया। अगर ये समाज के हित के लिए, जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, उनका हित न हो तो फिर हम सत्ता में रह के क्या करेंगे? हम उनके विषय में नहीं कुछ कर रहे हैं तो स्वतंत्र हो करके उनकी आवाज़ तो बन करके, चाहे विधानसभा हो, चाहे कहीं भी हो, सड़क से लेकर सदन तक हम लड़ तो रहे हैं, बोल तो रहे हैं। उनकी आवाज़ कल तक कोई बोलने को तैयार नहीं था। ओम प्रकाश राजभर जी,
दो तीन चीज़ें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपने कहा कि जितने भी गठबंधन बनते हैं फिर टूट जाते हैं, फिर लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हो जाते हैं। तो राजनीति में गठबंधन सिर्फ मौके और फायदे का मामला है, यह आप मान रहे हैं। राजनीति में जो कुछ भी कहा जाता है जनता के हक में या समाज की बेहतरी की खातिर, वो सिर्फ अपना नंबर बढ़ाने और वोट खींचने की खातिर होता है। कमोबेश आपका इशारा इस बात की तरफ भी है। तीसरी बात ये है कि जिन लोगों की बात आप करते हैं, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा या फिर महिलाओं की हिस्सेदारी, आप ये बताइए कि देश में कौन सा ऐसा दल है जो इससे परे हट करके बात करता है। सबकी ज़ुबान एक सी चलती है, सबके नारे एक से चलते हैं, सब एक राह चलते हैं। अब आप मानते हैं कि गठबंधन भी किसी मतलब से होता है, गठबंधन मौके के लिए है, उसके आगे आप मत जाइए। गठबंधन में आकर के हम क्या कहते हैं और फिर क्या वादा करते हैं, उसके बाद सरकारों के ज़रिए हम क्या करवाते हैं, उसकी अहमियत उतनी नहीं रहती है। कमोबेश आप यही मान रहे हैं। मैं एक सवाल कर रहा हूँ, आप योगी आदित्यनाथ के साथ जो मिले तो क्या बात हुई और मिले क्यों आप? देखिए, सही बात तो यह है कि मैं योगी आदित्यनाथ जी से बनारस मिला ही नहीं था। मिलने को होता तो मैं लखनऊ खुद मिल लेता हूं। चूंकि अपनी पार्टी के 6 विधायक हैं तो 6 विधायक दल का हम नेता हैं, तो अब कोई समस्या प्रदेश की होती है, कोई विधायक की बात होती है तो हम जाके मुख्यमंत्री से मिलते हैं, डिप्टी सीएम से मिलते हैं, जो विभाग का काम होता है उन विभाग के मंत्रियों से मिलते हैं। हमको कोई डर थोड़ा है कि हम बनारस जाकर के चोरी से मिलेंगे। हम तो जब मिलते हैं तो खुलेआम बताते हैं कि हम मिले हैं। हम ऐसे व्यक्ति नहीं है कि हम काम करें और कहें कि नहीं किए हैं, हम तो ओपन बताते हैं। रही बात आपने बनारस की बात की, तो बनारस में दुर्भाग्य कह लीजिए या सौभाग्य कह लीजिए कि 8:30 बजे मैं पहुंचा और 8:45 बजे मुख्यमंत्री जी पहुंचे। वो गवर्नर सूट चले गए, हमारा जो कमरा नंबर 8 एलाट था हम उधर चले गए, न हमारी उनकी वहाँ मुलाकात हुई। अब ये खबर कहाँ से फैलने लगी, पूरा एकदम धुआंधार खबर हो गई कि राजभर जी वहाँ मिले। अरे मिलना है तो हम तो सीना ठोक के यहाँ लखनऊ मिलते हैं। हम राष्ट्रपति के चुनाव में मिले, एमएलसी के चुनाव में मिले। एक हाई कोर्ट ने आदेश दिया था 11 मार्च 2022 को कि भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव यूपी सरकार दिल्ली भेजे। 4 महीना हो गया था, नहीं भेजा गया, तो मैं उसको लेकर के मैं खुद मुख्यमंत्री से मिला था। उसको मीडिया में भी आकर के सबके सामने बताया कि मैं मुख्यमंत्री से मिला हूँ और ये प्रस्ताव दिया हूँ। ऐसा नहीं है, हम तो जिससे मिलते हैं हम खुलेआम बताते हैं कि हम इनसे मिले हैं। अच्छा, ये बताइए कि योगी जी की सरकार कैसी चल रही है, आपकी राय क्या है योगी सरकार के बारे में? देखिए, व्यक्तिगत योगी जी के विषय में मैं ये कहूँगा कि जो मायावती जी और अखिलेश जी को अंधविश्वास था कि गाजियाबाद नोएडा जो जाता है दोबारा रिपीट नहीं करता है, तो इन दोनों नेताओं का तो जो अंधविश्वास था उसको तोड़ दिया योगी जी ने दोबारा सरकार बना के। दूसरी चीज़, योगी जी की हम तारीफ इस नाते कर रहे हैं कि अब तक हम इधर जितने भी मुख्यमंत्री देखे, जनता के बीच में सबसे ज़्यादा भाग दौड़ करने वाला, जनता की समस्याओं को लेके जनता के बीच में कार्यक्रम करने का काम सबसे ज़्यादा अगर कोई मुख्यमंत्री अब तक के कार्यकाल में मैंने देखा तो आज योगी आदित्यनाथ जी की तुलना कोई भी मुख्यमंत्री से नहीं की जा सकती है। सब लोग इनके सामने इस मामले में फेल हैं। मेहनत करने के मामले में, संघर्ष करने के मामले में, वो बड़े पद पर मुख्यमंत्री के कुर्सी पर होते हुए भी और जनता के बीच में जिले जिले में जा कर के जो योजनाएं हैं उसको लागू करने की जो बात हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये चीज़ें हमको लगता है कि नहीं, मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जो जनता की बात है तो जनता के बीच में जाकर जो भी है जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को लगता है कि योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव और मायावती से बेहतर मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार बेहतर कर रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर का संबंध दोनों दलों से रहा। आप योगी आदित्यनाथ की सरकार के साथ भी चले, आप अखिलेश यादव के साथ चुनाव भी लड़े। इन दोनों के बीच में बेहतर संबंध आपको किसके साथ महसूस होता है? देखिए, संबंध तो हमारा सबसे है। हमारा संबंध उद्धव ठाकरे से भी है, बेहतर संबंध है। हमारा संबंध केजरीवाल जी से भी है, हमारा संबंध लालू जी से भी है, गठबंधन के तौर पर, साथी के तौर पर आगे चलने की बात नहीं कर रहा। हमारा संबंध सबसे है, चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे योगी जी हों। देखिए, विचारों की लड़ाई है। कोई नेता किसी का डांड मेड़ का झगड़ा नहीं है, पार्टी और नेतृत्व का झगड़ा नहीं है, झगड़ा विचारों का है
कि भाई ये बताइए सत्ता कि- में आप रहते हो तो फिर जातिवाद जनगणना क्यों नहीं कराते। आज तो इस जातिवाद जनगणना के मामले पर नीतीश जी आगे बढ़कर के सरकार में रह करके उन्होंने बजट भी अलॉट किया और काम भी चालू करा दिया। तो वो काम तो अखिलेश जी और मायावती जी करा सकते थे, सत्ता थी। जो बात बोल रहे हैं आज कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि जातिवाद जनगणना होनी चाहिए, तो जब लंबे समय तक आपकी सरकार थी, संविधान में हर 10 साल पे जातिवाद जनगणना की व्यवस्था बाबा साहब ने दी है, तो आपने क्यों नहीं कराया। आज जब सत्ता से बाहर आ रहे हैं तो आप सबको याद आ रहा है कि जातिवाद जनगणना होनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो ये उस मुद्दे पर चुप है, कल ये सत्ता से बाहर थे तो ये भी चाहते थे कि जातिवाद जनगणना हो। तो यही नहीं समझ में आता है कि सत्ता से बाहर होने पर याद आते हैं और सत्ता में हो जाते हैं तो भूल जाते हैं। लेकिन राजभर जी, आपके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनकी राय थोड़ी अलग है। उनका मानना यह है कि संविधान जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बात नहीं करता है, और नागरिक के आधार पर बात करता है, गरीब और अमीर के आधार पर बात करता है। समाज में दो ही तबके हो सकते हैं, अमीर और गरीब। 2011 में भी जो जनसंख्या जनगणना हुई थी उसमें भी जातिवार हुई, लेकिन सरकार ने उसको रिलीज नहीं किया। उसने माना कि नहीं, देश के हक में जाति के आधार पर जनगणना को जारी करना ठीक नहीं है। तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, आज मोदी सरकार है। देश की हुकूमत कोई भी आदमी चलाएगा तो उसको देश के हक में सोचना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी अगर सोचते हैं कि जातिवार जनगणना नहीं होनी चाहिए तो देश के हक में है। जाति की राजनीति करने वाले नेताओं को यह बात बहुत पसंद आती है, लेकिन जब देश के हक में आप बात करते हैं तो फिर आप जातिवार जनगणना से बाहर निकलना पड़ता है आपको, और आप लोग नहीं निकलना चाहते। नहीं, देखिए, पहली बात, एक पार्टी का नाम बताइए जो जाति के आधार पर राजनीति न करती हो। अगर आप दिल्ली सरकार की बात करिए तो चुनाव के पहले जाति चुन करके मंत्री बनाए गए। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, देख लीजिएगा, जाति चुन करके मंत्री बनाए जाएंगे। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, जाति चुन करके मंत्री बनाए गए हैं कि इस जाति को दिखा करके उस जाति का वोट लिया जाएगा। और अगर जातिवाद खत्म करना है, हमारी पार्टी तो अपने आप चलाते रहते हैं कि जाति विहीन समाज, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, हम खुद चाहते हैं, लेकिन जाति है कि जाति नहीं है। जब चुनाव आता है तो जाति याद आ जाती है सबको। आज अगर ये चाहते हैं, सरकार चाहती है कि वास्तव में जाति खत्म हो, नहीं, तो एक दौर आना चाहिए, कभी तो चाहते हैं इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि जातियां खत्म हो। नहीं, मैं तो चाहता हूं जो तहसीलों में ठप्पा मार करके तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र देते हैं, वो तहसीलदार किसके अधीन है? सरकार के। तो सरकार वो प्रमाण पत्र देना बंद कर दे, और देश में जो कालम चुनाव के समय जो जातियों का कालम बना करके ये दिए जाते हैं नौकरियों में कि आपकी उपजाति क्या है, आप उसको खत्म करो। जातिवाद खत्म करना चाहते हो तो तहसीलों में प्रमाण पत्र देना बंद कर दो, जातिवाद अपने आप खत्म हो जाएगी। अच्छा, मोदी एक तरफ ठप्पा मार के जाति प्रमाण पत्र दोगे, दूसरी तरफ जाति खत्म करने की बात कैसे संभव है? अच्छा, ये बताइए, ये सोनेलाल पटेल की जयंती को लेकर के बीजेपी एनडीए के दलों को, या वो दल जो एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं, उनको बुला रही है, आप जा रहे हैं? नहीं, हम नहीं जा रहे हैं। आप एनडीए, उनका अपना एनडीए की बैठक है, वो अनुप्रिया पटेल जी जो अपना दल यश के बैनर तले डॉक्टर सोनल पटेल जी की जयंती का कार्यक्रम हो रहा है। बिहार से, दिल्ली से, यूपी से तमाम उनके घटक दल आ रहे हैं। उस घटक दल में तो हम हैं नहीं कि हम वहां जाएं। अच्छा, ये बताइए कि नरेंद्र मोदी सरकार एक बड़े मसले पर चर्चा कर रही है, और वो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। कई वैसे दल जो बीजेपी से रिश्ता नाता नहीं रखते हैं, लगातार विरोध करते रहते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी भी है, वो उसके समर्थन में है। मायावती जी भी आपकी हैं, हालांकि थोड़े से ऐतराज उनके जरूर हैं, लेकिन तब भी वो कहते हैं कि नहीं, ठीक है। ओम प्रकाश राजभर यूसीसी को लेकर कहाँ हैं? देखिए, हम भी यूसीसी चाहते हैं, लेकिन जितने भी धर्म गुरु हैं या धर्माचार्य हैं विभिन्न धर्मों के, और जो आदिवासियों का जो मामला है, इस सारे बिंदुओं पर चर्चा करते हुए सबसे बातचीत करके इसको लागू किया जाए। हम इसके पक्ष में हैं कि लागू हो, लेकिन जो अलग अलग धर्म और अलग अलग जो हमारे धर्माचार्य हैं, उन सब से बात विचार करके उनको कन्विंस करके सभी, हम तो कहते हैं सभी पार्टियों के नेताओं की सर्वदलीय बैठक करके सबके सामने इसको लाया जाए। जो भी प्रपोजल बन रहा है, जो भी उसको सबके सामने ला करके, और ये पक्ष में है, चूंकि कई चीज़ें मैं भी देख रहा हूँ
कि एक धर्म में 9 साल की बेटी के साथ शादी करने का प्राविधान, एक धर्म में 18 साल है और आदिवासियों का अलग कानून है, सिख का अलग कानून है। तो ये सारे लोगों को बैठ करके बातचीत करके ये लागू होना चाहिए, क्योंकि इस यूसीसी के लागू होने से सबसे बड़ा फायदा महिलाओं को है। क्योंकि महिलाओं के साथ जिस तरह का भेदभाव होता है उस भेदभाव को समाप्त हो जाएगा, और जब एक आधी आबादी महिलाओं की है तो फिर एक समान नागरिकता का जो कानून है उसको लागू होना चाहिए। एक हलके में एक तरह की राय बन रही है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ जा रहा है। ये राय बनाई जा रही है या फिर वो बन रही है, इसका सही अनुमान मेरे पास तो नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो अलग से कोई नया कानून नहीं होगा, बल्कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में ही बहुत सारी तब्दीलियां की जाएंगी। जैसा हिंदू पर्सनल लॉ है बस वही मुस्लिम पर्सनल लॉ में तब्दील कर दिया जाएगा, मुसलमानों को भी उसी दायरे में ला दिया जाएगा। आपको लगता है कि गलत तरह का मैसेज है जो बार बार जा रहा है? नहीं, देखिए ये गलत मैसेज जो लोग दे रहे हैं तो हम यही बात मैं कह रहा हूँ कि जैसे ईसाई हो, जैन हो, सिख हो, इस्लाम हो, सारे ये सारे धर्मों के धर्माचार्य हो, धर्म गुरु हो, उनसे बैठ करके बातचीत करके इसका निस्तारण कर लिया जाए कि जो आपके दिमाग में शंका है ये चीज़ें हैं संविधान के दायरे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 ये कहता है, इस आधार पे ये चीज़ें हो रही हैं, और जो आर्टिकल है उसको उनको समझा करके उस चीज़ को लागू किया जाए। कोई चीज़ नहीं होगी अगर जिनको उस विषय में एक आज तक पता न हो, या वो ये जिद किए हो कि नहीं हमारा धर्म, हमारा ये धर्म ये कहता है हम यही करेंगे, तो उनको समझाने की ज़रूरत है, उनको कन्विंस करने की ज़रूरत है कि नहीं, हम जब देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, तो एक समान कानून लागू करने में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको बैठ करके हल कर लिया जाए। जी, तो ओम प्रकाश राजभर यूनिफॉर्म सिविल कोड के हक में है। प्रधानमंत्री का एक नया नारा है और वो ये है कि मुसलमानों का जो सबसे बड़ा तबका है, जिसको हम पसमानदा कहते हैं, वो पिछड़ा रहा और उसकी राजनीति करने वाले दलों ने उनका सिर्फ शोषण किया, फ़ायदा उठाया, उनको बरगलाया, भटकाया। इसके अलावा उनका कुछ हुआ नहीं। पसमानदा का जो बेहतर है वो मोदी सरकार ने किया। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के ज़रिए मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचा, इसलिए उनके पास जाकर के, उन तक पहुंच करके बीजेपी और मोदी सरकार की नीतियों के बारे में बताना और फिर उनको बीजेपी के हक में लाना, यह बीजेपी के कार्यकर्ता नेता का जिम्मा बनता है, उनका फ़र्ज़ बनता है। प्रधानमंत्री लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं और ये नया कोई मामला नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि हैदराबाद के अधिवेशन से ही चल रहा है। इस पसमानदा वाले मामले को जो प्रधानमंत्री के ज़रिए आगे बढ़ाया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए आज़ादी के बाद चाहे जो भी आयोग गठित हुए, चाहे वो पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए, मुसलमानों में जो कमज़ोर, गरीब कमज़ोर हैं उनके लिए जो आयोग बना, रिपोर्टें आई, फिर आयोग बना, उसमें भारतीय जनता पार्टी की भी पिछली सरकारें थी। एक बार 13 महीने की थी, 5 साल की थी, तो सरकार कांग्रेस की भी थी, बीजेपी की थी, जनता दल की थी, जनता पार्टी की थी, तमाम सरकारें बनी। आयोग तो बनते हैं, जैसे अभी इसी सरकार की बात मैं अगर करूं तो आप बताइए रोहिणी आयोग गठित किस लिए हुआ था? रोहिणी आयोग 7 सप्ताह में रिपोर्ट देने की बात थी और 17 बार उसमें तारीख लग चुकी। क्या कारण है? कोई रोक नहीं रहा है। जो आयोग गठित हुआ है, रिपोर्ट आई है, जो कमजोर मुसलमान उनको आरक्षण देने की बात है, हम उसके पक्षधर हैं, लेकिन दिया तो जाए। आज तो डबल इंजन की भी सरकार है, दिल्ली से लेकर यहाँ तक सरकार है, तो देने में रोक कौन रहा है? हम नहीं समझ पा रहे हैं कि रोक कौन रहा है सरकार को। नहीं, मेरी बात आप समझे नहीं। बीजेपी को लेकर के मुसलमानों के बीच में जो राय है कि बीजेपी मुसलमान विरोधी नीतियों के ऊपर चलती है और बीजेपी की सरकारें मुसलमानों के हक में अच्छा कुछ नहीं करती हैं, यह बात और यह जो धारणा है यह तोड़ी जानी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री को लगता है कि उनकी सरकार के तहत मुसलमानों का भी उतना ही भला हुआ है जितना गरीब दूसरे कौमों के लोगों का हुआ है। इसलिए यह राय टूटनी चाहिए। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है आपकी राय में? नहीं है? प्रधानमंत्री की जो राय है उससे आप सहमत हैं या नहीं हैं?
देखिए, प्रधानमंत्री की राय से हम सहमत हैं, सबको हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन वही हैं, आप उठा के देखिए कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के जब नेता जाते हैं तब मुसलमानों के खिलाफ क्या बोलते हैं। वही मुसलमानों के नेता, भाजपा के नेता दिल्ली का जब चुनाव आता है तो मुसलमानों के विषय में क्या बोलते हैं। वहीं बंगाल का चुनाव आता है तो मुसलमानों के विषय में भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या बोलते हैं कि और आप हमारे अखिलेश यादव के प्रधानमंत्री साथ जी क्या रहते बोल हैं रहे तो हैं। कुछ कहते हैं, आप योगी जी के साथ रहते हैं तो कुछ कहते हैं, आज मायावती जी पर आपका प्रेम आ गया। तो राजनीति में तो आप ही ने कहा कि इस तरह के बयान कोई मतलब रखते ही नहीं है। नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य है राजनीति करने का रास्ता अलग है, सत्ता में आकर के लोगों की सेवा करने का मामला अलग है। नहीं तो फिर दो नहीं, अलग फिर अलग अगर चीजें शायद हैं। आप जो है ना यहाँ कर्नाटक के चुनाव में मुसलमान का विरोध करेंगे, आप दिल्ली में के मुसलमान का विरोध करेंगे, नहीं मुसलमान को हिस्सा नहीं देंगे, और जब फिर देश का चुनाव आएगा तो कहेंगे कि हम देंगे। तो भ्रम तो आप पैदा कर रहे हैं ना, हम थोड़ा कर रहे हैं, हम तो चाह ही रहे हैं। आप राजभर जी अगर आंकड़ा देखेंगे तो जो वेलफेयर स्कीम्स हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, उसका ज़्यादा फायदा आयुष्मान योजना देख लीजिए, मुसलमानों को मिला है, घर मुसलमानों के पास है, ज़्यादा जो फ़ायदा है वो मुस्लिम कम्युनिटी को जा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो फ़ायदा पहुंचने के बाद भी उनके भीतर यह राय तैयार रखी जाए या तोड़ी ही नहीं दी जाए कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, इसको आप ख़त्म कीजिए। वो अपने लोगों से यह बात कह रहे हैं। खैर, आपने अपनी बात रखी है। एक चलते चलते मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि आप ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। मेरे पूरे इंटरव्यू का लब्बो लिबाब यही है कि मैं ओम प्रकाश राजभर से आज खबर निकलवाऊँ। ओम प्रकाश राजभर को योगी पसंद है या ओम प्रकाश राजभर को अखिलेश और मायावती पसंद है या राहुल गांधी? हमको सबसे ज्यादा मायावती जी पसंद है। मायावती जी पसंद है। तो मायावती जी जहां जाएंगी ओम प्रकाश राजभर जाएंगे? ये कोई गारंटी थोड़ा है। ओम प्रकाश जी, आप धुरंधर राजनेता हैं और आप जो कहते हैं उसके बाद आप अपनी बात कैसे आसानी से बहुत कायदे से काट ले जाते हैं और अपने लिए एक नई राह छोड़ देते हैं और नई संभावनाएं आप लिए बना के रखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में एनडीए या फिर एनडीए के विरोध में जो दल खड़ा हो रहे हैं उन दोनों में से किसी न किसी पाले में आप नजर आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर। और बहुत कोशिश के बाद भी ओम प्रकाश राजभर ने ये नहीं कहा कि वो किधर जा रहे हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर इन दिनों लगातार बेचैन हैं, नेताओं से मिलते जुलते रह रहे हैं और अपने लिए जुगत जुगाड़ की गुंजाइश बना रहे हैं। राजनीति उत्तर प्रदेश की हो या राजनीति देश के किसी और राज्य की, 2024 के लिहाज से लगातार गर्माती चली जा रही है। इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।